नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। सीएम धामी की अध्यक्षता में यहां बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर भी लगाई है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है। आबकारी नीति को सरकार ने मंजूरी दी है। तो पुरानी आबकारी नीति, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई, यहां इस पर चर्चा हुई। आगे बढ़ाया गया है जो पुरानी आबकारी नीति है। तो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई मुद्दों पर मुहर लगी है। कई प्रस्ताव जो हैं उस पर मुहर लगे और आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव ने इसकी जानकारी दी है। कैबिनेट मीटिंग को लेकर उन्होंने ब्रीफ किया और उन्होंने जानकारी दी। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। भागो भागो भागो, इधर यार तुम आओगे भाई। तीन मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गोला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए। तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था। उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, क्या जानकारी, कौन कौन से अहम प्रस्ताव रहे जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है? जी बिल्कुल, देखिए धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और सचिवालय में यह संपन्न हुई। इसमें 3 मद इसमें आए थे और सबसे बड़ी बात यह कि आबकारी नीति, क्योंकि नई आबकारी नीति को लेकर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें कार्य कर रहे थे। लगातार उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हुए थे, क्योंकि बाहर से जो शराब जो तस्करी का जो मामला है वो लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहा था। हरियाणा हो या फिर पंजाब हो या फिर कई अन्य प्रदेश हो जहाँ से उत्तराखंड में शराब तस्करी के मामले लगातार बढ़े हुए देखे जा रहे थे। तो उसी लिहाज से जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने यह अहम फैसला लिया है, क्योंकि नई शराब नीति को मंजूरी इसमें मिल गई है। अब शराब उत्तराखंड के अंदर सस्ती हो गई है और लगातार जिस तरीके से अभी यह भी फैसला लिया गया है कि अब आसानी से जो शराब की जो दुकान है वो लोग खोल सकेंगे, उसके लिए भी नई नीति आई है और जो औपचारिकता है उनको पूरी करनी होगी। यही वजह है कि क्योंकि लगातार जिस तरीके से तस्करी के मामले को देखते हुए लगातार यहाँ पर घटनाएं देखने को मिल रही थी। हरियाणा से लगातार यहाँ पर शराब तस्करी के मामले सामने आ रहे थे। उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जी ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वही आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में एक और बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नकल माफियाओं के खिलाफ अभियान को तेज किया गया है। यूके SSSC परीक्षा घोटाले में हाकम सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया है। हाकम सिंह की करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। हरिद्वार डीएम ने तहसीलदार को नियुक्त किया रिसीवर के तौर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, हाकम सिंह की करोड़ों की संपत्ति को अटैच किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हाकम सिंह की करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकल माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं। हाकम सिंह की करोड़ों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाकम सिंह की संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस पहुंची थी। के खिलाफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उत्तराखंड का, वहां पर परीक्षा में धांधली को लेकर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और डीएम देहरादून की तरफ से सेक्शन 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। हरिद्वार में भी स्थित उनकी 3 संपत्तियों पर डीएम देहरादून के ही आदेश थे कि इन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन चूंकि यह संपत्तियां हरिद्वार जनपद में थी, इसलिए उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था और उसमें कहा गया था कि कुर्की का आदेश मेरे द्वारा किया जा चुका है और जनपद स्तर पर उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के द्वारा
16 मार्च 2023 को आदेश दिया गया था। अंतर्गत धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निर्वहन अधिनियम 1986 के अंतर्गत इसमें हाकम सिंह जी की प्रॉपर्टी जो यहाँ पर ज्वालापुर के अंतर्गत है, खसरा नंबर 805, उसको कुर्क करके रिसीवर नियुक्त किया गया है तहसीलदार हरिद्वार को। उसी में हमने ये कार्रवाई की है। तो सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। संजय, कुर्क की कार्रवाई की गई है, ठीक है, एक सेकंड आपके पास आते हैं। इस समय कैलाश गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लिए चलते हैं आपको। जैसा कि आप सभी को पता है, आज दिल्ली का 9वां बजट पेश होना था, लेकिन कल शाम को ही इस पे केंद्र सरकार ने रोक लगा दी। और मैं बस आपके बीच जो कुछ फैक्ट्स जो सामने आए हमारे, और किस दिन हमने बजट को आफ्टर फॉलोइंग ऑल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने इसको MHA भेजा, जो उसकी लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप इस चिट्ठी को देखें ध्यान से, तो 10 तारीख को दिल्ली सरकार ने पूरा बजट जो है वो MHA को भेज दिया था 10 तारीख को। लेकिन कल लगभग 2 बजे के आसपास मुझे पता चलता है कि MHA ने कुछ क्वेरीज रेज की हैं और उसको बजट को अप्रूव नहीं किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से बात की, चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो पता चलता है कि 17 मार्च को एक चिट्ठी MHA से चीफ सेक्रेटरी को जो एड्रेस्ड है, इस पर अगर आप डेट देखें तो 17 मार्च 5:23 पे ये मेल के द्वारा ये चिट्ठी आती है चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन काफ़ी सरप्राइजिंग है कि इस चीज़ का फाइनेंस मिनिस्टर को 20 तारीख को 2 बजे पता चलता है। और कल मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से 2-3 बार बात किया, चीफ सेक्रेटरी से 2 बार बात की कि भाई जो चिट्ठी आई है उसको आप पेश तो करें, फाइनेंस मिनिस्टर को, सरकार को पुटअप तो करें। तो बड़े हैरानी की बात है कि शाम को 6 बजे ये पुटअप होती है। तुरंत जो कुछ क्वेरीज MHA ने रेज़ की उसका जवाब बनाया, और रात को 9 बजे CM साहब के पास जाके उस फाइल को अप्रूव कराया। उसके बाद तुरंत उसको LG साहब के पास भेजा गया। लगभग रात को 10:30-11 बजे के आसपास वो फाइल वापस आती है और तुरंत उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के पास भेजा जाता है। सुबह 9 बजे के आसपास, 8 से 9 बजे के बीच में दोबारा मेल के द्वारा उसको MHA भेज दिया गया है और फिज़िकल फाइल भी MHA भेज दी गई है। अभी तक हमें कोई सूचना मिली नहीं है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एक डेमोक्रेटिक सेटअप में मैंने कभी ना देखा ना सुना। शायद पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को बजट पेश नहीं करने दे रहे। तो उसके पीछे और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। CMO मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं पाया गया है। ऐसे में CMO डॉक्टर मनीष दत्त का कहना है कि मौसम बदलने की वजह से वायरल का सीजन आता है। इस वक्त H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप चल रहा है, इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में S3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुण्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, H3N2 को लेकर के ठीक है, सतर्कता बरती जा रही है, सारी चीजें, लेकिन स्वास्थ्य महकमा तैयारी क्या करके बैठा है? क्योंकि तैयारियां भी जरूरी हैं। अभिषेक, H3N2 वायरस को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस वक्त कोरोना से हाहाकार था तो उस वक्त भी लगातार उत्तराखंड सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को बचाया जा सके। हालांकि इस वायरस के अभी उत्तराखंड में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जिसके बाद भी लगातार उत्तराखंड जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप स्वस्थ रहने के लिए जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो धर्मनगरी हरिद्वार में भी इस वायरस को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। उसमें सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों ही अस्पतालों में लगातार जो नियमित रूप से निरीक्षण है वो किया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं इसको अपील करने की भी बात कही जा रही है। हालांकि लगातार ही जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है उनका यही कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए आप सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना काल में भी लोगों ने जिस तरह से सावधानी बरती है उसके बाद ही लोग स्वस्थ हो पाए हैं। हालांकि हरिद्वार में अभी इस वायरस का कोई केस नहीं है, फिर भी जिस तरह से चारधाम यात्रा है या तमाम जो मेले के पर्व हरिद्वार में होते हैं उनको देखते हुए लगातार एहतियात बरतने का कहा जा रहा है। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी, हरिद्वार के मौसम से जुड़ी ये जानकारी है। जिले में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से आम जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश से किसानों की कमर टूट गई है, क्योंकि खेतों में गेहूं और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुण्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, क्या स्थिति इस वक्त की और मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि किसानों की चिंता सबसे ज्यादा इस समय है? देखिए, उत्तराखंड मौसम विभाग ने पहले ही मौसम का येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें पहाड़ों में भी लगातार बारिश बताई गई थी और मैदानी जिलों में भी लगातार बारिश के लिए कहा गया था। हालांकि अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जीवन पूरी तरह प्रभावित है। हालांकि इसको लेकर लगातार ही जो आपदा राहत की टीमें हैं वो सक्रिय है, क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है तो उसका सीधा सीधा असर मैदानी जिलों में दिखाई देता है। जहां पर गंगा से लगते हुए जो भी क्षेत्र है उन पर तमाम लोगों से अपील की जा रही है कि आप समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो बाढ़ का खतरा बन जाता है। जिसको देखते हुए लगातार हरिद्वार जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप ज्यादा बारिश में घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार का शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण हो, वहाँ की जो सड़कें हैं पूरी तरह तालाब में तब्दील है। साथ ही जो औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल है वहाँ पर भी जल भराव से काफी परेशानी लोगों को हो रही है। हालांकि उन्हें कामकाज पर जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक, ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें। विकासनगर में लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों की फसल खराब हो रही है। आम जनजीवन भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। गांव की सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई है और लगातार बारिश की वजह से फसल तबाह हो रही है।
वही खबर लक्सर से है, जहां बालावाली तिराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी, हरिद्वार ग्रामीण कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार उनके नेता राहुल गांधी का उत्पीड़न कर रही है। उनके घर पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के इन पंचों से इन चीजों से घबराने वाली नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएं। खिलाफ बोलेगा, मैं उसका पूरा इलाज करूंगा, उस पर पुलिस से परेशान करूंगा, दमन करूंगा, शोषण करूंगा। इसलिए राहुल गांधी जी के खिलाफ पुलिस भेज दी है। राहुल गांधी जी को पुलिस परेशान कर रही है, दमन कर रही है। बड़ा अच्छा वातावरण हुआ, हम भी धन्यवाद अदा करते हैं। ये मोदी की सरकार अंतिम सांस ले रही है। 2024 में मोदी की सरकार जा रही है, राहुल की सरकार आ रही है। इसलिए इस तरीके की घटिया राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जब से अडानी का मुद्दा हो या महंगाई या भ्रष्टाचार या बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार जो है राहुल गांधी जी से बहुत बुरी तरह घबरा गई है। हमने आज इसके लिए पुतला दहन किया और हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को ये समझाते हैं कि जो पार्टी और जो परिवार आतंकवादियों से नहीं डरा, जो परिवार अंग्रेजों से नहीं डरा, उससे लड़ता रहा, वो परिवार नरेंद्र मोदी जी या उनकी पुलिस से डरने वाला नहीं है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली दौरे पर वन मंत्री सुबोध उनियाल नौटी में 3 दिवसीय हरियाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल उसका शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नौटी में 3 दिवसीय हरियाली मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ करेंगे वन मंत्री सुबोध उनियाल। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी एक दिवसीय दौरे पर चाकौडी और बेरीनाग पहुंचे। चौकौडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं बेरीनाग में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली से कोश्यारी का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि लोनीवी के अतिथि गृह में आयोजित सम्मान समारोह में कोश्यारी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण मैंने देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में राज्यपाल का दायित्व निभाया। पूर्व सीएम कोश्यारी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। लिया है कि यहाँ हम उत्तराखंड को अगली सदी, अगली जो दशक है उत्तराखंड का होगा। वो होगा कब? जब हम स्वरोजगार करेंगे, हम सब लोग अनेक स्टार्टअप शुरू करेंगे। अनेक ऐसे काम हैं जो सरकार सहायता कर रही है, वो पेड़ लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए, सब्जी उगाने के लिए, मछली उगाने के लिए, दूध पैदा करने के लिए, हर चीज़ के लिए सहायता दे रही है। खबर लक्सर से है, जहां सुल्तानपुर में खनन माफियाओं ने रातों रात किसान वारिश अहमद का खेत खोद डाला। खनन माफिया ने किसान के खेत में 20 फीट गड्ढे खोद डाले। ऐसे में किसान वारिश अहमद का कहना है कि बीते दिनों वो कुछ काम में व्यस्त थे। खनन माफिया ने इसका फायदा उठाते हुए इनके खेत को तालाब में तब्दील कर दिया। उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से की है और कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि अवैध रूप से खनन किए जाने के मामले की जांच करवाई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। यदि किसी का खेत खोदा है और कोई प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त होता है तो नियमानुसार उसकी जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और कल रात भी हमने पूरे रात भर अवैध खनन के विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई की गई थी। एक वाहन हमने उसमें पकड़ा है और आगे भी इस तरीके की लगातार कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि अवैध खनन किसी प्रकार से ना हो। कुछ खनन माफियाओं ने मिली भगत करके कि भाई ये तो उर्स में व्यस्त है और हम इसको यहाँ से जो हो खनन करके इसको खोद के और इसको आगे उठा के बेच दिया उन्होंने। और जितना मेरा नुकसान हुआ कि मेरी पूरी जमीन को खुरद बुरद सारी वो जो सारे में खड्डे कर दिए
सभी से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा नुकसान करा है इस मेले का फायदा उठाते हुए कि उसमें सख्त से सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां मनोहर लाल मुख्यमंत्री इस समय बोल रहे हैं। साथ ही तस्वीरें आपको दिखाते हैं जोधपुर की, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां एक्सपो में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो विधानसभा में मनोहर लाल बोल रहे हैं और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जो कि जोधपुर में इंटरनेशनल एक्सपो का आगाज हो रहा है, औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जहां तक एम्प्लॉयमेंट सुधार की अगले प्रश्न की बात है कि हमने इसमें स्टेप्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स क्या हैं टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर हमने सरकारी जितने भी लिए हैं वो मैंने बताया। सरकारी भर्तियों के अलावा सक्षम युवा स्कीम हमने चलाई, जिसके अंदर बेरोजगार व्यक्ति को, पोस्ट ग्रेजुएट को हमने 100 घंटे बदले काम दिया। इसी प्रकार से हमने ग्रेजुएट को दिया, +2 को दिया। आज 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस योजना का लाभ उठा सके हैं। जिन्होंने अप्लाई किया वो 3,96,000 थे और जिन्होंने इसका लाभ उठाया वो 1,75,000 कुल हो गए। लेकिन उसमें से काफी लोग छोड़ के अपनी नौकरियों में भी जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 54,000, ग्रेजुएट 85,000 और 10+2 के 35,000, ये लोगों ने उसका लाभ उठाया। इसी प्रकार हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके अंदर भी जो सक्षम को छोड़ करके 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। जहां तक प्राइवेट जॉब्स का विषय है, पिछले 8 साल 2015 के बाद प्राइवेट, आप मत पूछो, मैं तो सारा बताऊंगा आपको, वो रास्ते बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जो आपने कभी सोची भी नहीं। आप बैठ जाओ, सोची नहीं है। अब 8 साल में 12,64,000 लोगों को अगर जवाब दें तो मुश्किल, ना दें तो मुश्किल। 12,64,000 को जवाब ही दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।